राठौर मेंशन। मिलन चुपचाप हॉल में बैठा हुआ था। तभी विवेक आता है और कहता है, कैसे मेरे सपूत यहाँ पर कैसे बैठा हुआ है। मिलन उसकी तरफ देखता है और फिर धीरे से कहता है, कॉलेज में वेलकम पार्टी की तैयारियां हो रही हैं डैड, इसलिए मैं नहीं गया हूँ। कल वेलकम पार्टी है तो कल जाएंगे सब। उसकी बात सुनकर विवेक कहता है, मैंने तुझे यह नहीं पूछा कि तेरे कॉलेज में क्या चल रहा है। मैंने पूछा तू यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। क्या आज कॉलेज का छुट्टी है? तो फिर तू जरा सा भी काम में ध्यान नहीं दे सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा बिजनेस तो चला गया समझ लो। उसकी बात सुनकर अहान, जो कि अभी वहां पर आया था, वह कहता है, देखो तो जरा, कौन अपने बच्चे को ज्ञान दे रहा है, जो खुद पता नहीं शादी के बाद में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ था उसे। लेकिन तुम्हारा बेटा तुमसे कई गुना ज़्यादा समझदार है, क्योंकि वह अभी से अपने काम में काफ़ी अच्छे से डूब चुका है। तुम्हारी तरह फिल्मी इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बारे में ही सोच रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। उसके बाद मिलन की तरफ देख कर कहता है, मिलन, तुम विवेक की किसी बात को ध्यान मत दिया करो, वह ऐसा ही है, बस बोलता रहता है। और मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुकाम तय करोगे। उसकी बात सुनकर मिलन उसकी तरफ देखता है और फिर वह कहता है, थैंक यू बड़े पापा। आप तो भाई से मिलने गए थे ना, भाई को लेकर नहीं आए क्या साथ में? उसकी बात सुनकर अहान कहता है, वह हमारा बेटे की तरह नहीं है, वह बहुत ही ज़्यादा बदल गया है और उसने साफ मना कर दिया है यहाँ पर आने से। वह अवनी के साथ यह सब क्यों कर रहा है, क्या तुम्हें पता है कॉलेज में उन दोनों का रिश्ता कैसा है? उसकी बात सुनकर मिलन कहता है, बड़े पापा, भाई जैसा सबके सामने बनते हैं वैसा है नहीं। उन्हें अवनी की बहुत ही ज़्यादा परवाह है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि वह धीरे धीरे अपना दिल को अवनी के नाम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात वेद भाई के बदल जाने का है, वह बदले नहीं हैं बड़े पापा, सिर्फ अकेलेपन के कारण ऐसे हो गए हैं। जहाँ सभी लोग लड़कियों के बीच में घूमते थे, तो वहीं भाई अपने काम के चलने के लिए और अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। आज तक उन्होंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अवनी वह पहली लड़की है जो उसे चाहिए। उसकी बात सुनकर अहान कहता है, मुझे पता है वेद बाकी लड़कों की तरह नहीं है, चुपचाप रहने वाला, अपने सभी सपनों को अपने तक रखने वाला। उसे लड़कियों की इज्जत करना भले ही ना आता हो, लेकिन मैं उन्हें बेइज्जत भी नहीं करता। मुझे बस एक बार अपने बेटे को सही रास्ते में लाना है कि वह अवनी को परेशान न करे। और मिलन, मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज में हो रही सभी बातों की जानकारी मुझे दे दो। उसकी बात सुनकर मिलन ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी बड़े पापा, लेकिन मैं वेद भाई के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि यह हमारी टीम के खिलाफ है। क्योंकि हम अपने टीम की बातें किसी और के पास बिल्कुल भी शेयर नहीं करते। उसके लिए आप चाहे तो मुझे गलत समझ सकते हैं। यह कहकर वह पढ़ रहे फाइल को
अपने पापा को देता है और कहता है, यह मेहता वाली फाइल है जिसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। कल मीटिंग है तो आप अटेंड कर लीजिएगा क्योंकि मैं कल कॉलेज जा रहा हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देख विवेक आहान की तरफ देखकर कहता है, आपको क्या लगता है भाई, कुछ पता लगा पाओगे आप? क्या अवनी सच में वही लड़की है या फिर बस कुछ दिन के लिए वेद की जिंदगी में आया हुआ एक हवा का झोंका है? अहान विवेक की तरफ देख कर कहता है, मैंने वेद की आंखों में वह जुनून देखा है जो कुछ समय पहले मेरी आंखों में सना के लिए हुआ करता था जब मैं उसे किसी और के साथ देखता या फिर जब वह मुझसे दूर जाने की कोशिश करा करती थी। वेद इतनी आसानी से अवनी को खुद से दूर कभी भी नहीं जाने देगा। लगता है अब हमें शतरंज खेलना ही पड़ेगा जिसमें रानी ही अपने राजा को मात देगी। उसकी बातों को ना समझते हुए विवेक उसकी तरफ देखता है तो हाँ से मुस्कुरा देता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। रात का वक्त मिलन अपनी गाड़ी में अचानक उसके ऑफिस से कॉल आ जाने के कारण ऑफिस जा ही रहा था कि तभी उसके गाड़ी के आगे एक सफ़ेद रंग का सूट पहने हुए लड़की आ जाती है जिसके कारण मिलन अचानक से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता है जो कि वह लड़की को हल्का सा छू जाता है जिससे वह लड़की जमीन पर गिर जाती है। मिलन जल्दी से अपनी गाड़ी के बाहर आता है और वह कहता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन गलती आपकी थी, आप अचानक सामने आई थी। उसकी बात सुनकर वह लड़की खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को झाड़ते हुए कहती है, हमें चोट नहीं लगी है। यह कहकर वह अपने बालों को जो उसके चेहरे की ओर आ रहे थे उन्हें हटाती है और फिर बिना मिलन की तरफ देखे वहाँ से चली जाती है। तो वही मिलन उस लड़की को देखते हुए कहता है, कोई सादगी में भी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? तुम्हारे बारे में पता लगाना पड़ेगा मिस ब्यूटी। कहते हुए वह उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज़ सुनकर वह लड़की पलट कर देखती है तो मिलन कहता है, आपकी पायल गिर गई है। यह कहकर वह पायल को उठाकर उस लड़की को देखता है और फिर अपना फ़ोन निकालकर उसका एक फ़ोटो चुपके से ले लेता है। वह लड़की उसे थैंक यू कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिलन वीर को वह फ़ोटो सेंड करता है और कहता है, इसके बारे में मुझे सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसका मैसेज पढ़कर वीर कहता है, लगता है इसे भी कोई मिल ही गई। कहकर वह ओके बॉस कहकर मैसेज कर देता है। उसके बाद वीर खुद से कहता है, एक बार कल्पना से मिलाता हूँ कैसी होगी। वो सोचते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और कल्पना के अपार्टमेंट की तरफ वह निकल जाता है। कुछ देर बाद वह कल्पना के अपार्टमेंट के बाहर अपनी गाड़ी लाकर खड़ा करता है और पार्किंग एरिया में पार्क कर सीधा उसके अपार्टमेंट के फ्लोर के लिए लिफ्ट में चला जाता है और फ्लोर नंबर डालकर सीधा। कुछ देर बाद कल्पना के अपार्टमेंट के कमरे के बाहर आकर वह रुक जाता है। फिर वह अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और स्वैप कर सीधा घर के अंदर चला जाता है। कल्पना इस समय
वॉशरूम में नहा रही थी। जब कल्पना को एहसास होता है कि कोई घर में आया है, तब वह वॉशरूम से ही कहती है, कौन आया है? उसकी आवाज़ सुनकर वीर उस तरफ जाता है तो देखता है बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। तब वह आकर लिविंग रूम में बैठ जाता है। कुछ देर बाद कल्पना एक कुर्ती और नीचे प्लाजो पहन कर आती है। उसके बाल गीले होने के कारण उसके शरीर से चिपक रहे थे और उसकी सफ़ेद कुर्ती को ट्रांसपेरेंट बना रहे थे, जिसे देखकर वीर का गला एकदम से सूखने लगता है। जब कल्पना उसे देखती है तो कहती है, सर आप यहाँ आए, आपने बताया नहीं। तो वीर कहता है, मैं बस यह देखने आया था कि तुम सही से शिफ्ट हो गई हो ना, और तुम्हें जॉब तो मिल गई है ना। उसकी बात सुनकर कल्पना कहती है, जी सर हमें जॉब मिल गई है और हम कल से जॉब के साथ कॉलेज भी अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे समझाने के लिए। उसकी बात सुनकर वीर कहता है, समझाया इसलिए है क्योंकि तुम कुछ समय पहले तुम्हारी जान बचाई थी। जिस दलदल में तुम जाकर कूदना चाहती थी, तुम्हें उससे बस बचाया है। इसमें थैंक यू कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कल्पना कहती है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर वह किचन की तरफ चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर वीर कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? वहाँ का किचन जो कि ओपन था, वह वहाँ से वीर की तरफ देखते हुए कहती है, जी सर मुझे खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। क्या आप कुछ खाना चाहोगे? उसकी बात सुनकर वीर धीरे से कहता है, फिलहाल तो मुझे खाने का मन कर रहा है, तुम मुझे ललचा रही हो। उसकी बात को ना सुनते हुए कल्पना कहती है, जी आपने कुछ कहा क्या? उसकी आवाज़ सुनकर वीर अपने होश में आता है और कहता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल्पना कहती है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पकौड़े और चाय दोनों लेकर आती हूँ। यह कहकर वह चाय को चूल्हे पर चढ़ा देती है और पकौड़े बनाने के लिए सामान खोजने लगती है। तभी किचन में आता है और फिर वह कहता है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर कल्पना कहती है, आपको खाना बनाना आता है? तब वीर कहता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आ जाता है। उसकी बात सुनकर कल्पना कहती है, आपकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा लकी होगी जिसे आपकी तरह पति मिलेगा। उसकी बात सुनकर वीर कहता है, मुझे शादी के झंझट में नहीं पड़ना, इसलिए मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। कहकर वह बेसन के घोल को आलू में लगाता है और उसे तेल में डाल देता है। कल्पना उसे छानते हुए कहती है, आप तो काफ़ी अच्छा बना लेते हो। वीर कहता है, हाँ जब हम हॉस्टल में थे तब हमने बहुत लोगों को देखा था। कल्पना पकौड़ों को तलते हुए थोड़ा सा वीर के करीब आ जाती है, जिससे वीर के शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। वह थोड़ा सा उससे दूर होता है तो कल्पना उसकी तरफ देखती है। वीर अपनी नज़रें हटा लेता है। कुछ देर बाद वीर और कल्पना आमने सामने की कुर्सी पर बैठे हुए थे और पकौड़े के साथ चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे। तभी वीर के साइड पर चाय गिर जाती है तो कल्पना टिश्यू पेपर से जल्दी से उसे साफ करने लगती है, क्योंकि चाय काफ़ी गर्म थी
और उसका दाग लग सकता था और वीर को जलन महसूस हो सकती थी। उसे एक बार फिर अपने इतने करीब देखकर वीर को इस बार कंट्रोल नहीं होता और वह उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। उसके इस हरकत से कल्पना हैरान सी हो जाती है और कहती है, सर, ये आप क्या कर रहे हो? तो वीर उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, गलत मत समझना कल्पना, लेकिन तुम मुझे ललचा रही हो। कहने के बाद वह अपनी उंगलियां उसके होंठों से हटाता है और अपने होंठ उसके होंठों पर रख उसे फैशन के साथ किस करने लगता है। कल्पना तो जैसे बर्फ की तरह ही जम सी गई थी। उसे किसी चीज का